इसमें सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परसेंटेज की पीडीएफ। किसकी पीडीएफ? जिसमें आपको होता है ना कि कॉपी में क्वेश्चन करने में हम कंसेप्ट समझ सकते हैं, प्रैक्टिस लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो वो चीजें हम यहाँ दूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये लर्निंग तो हो चुकी। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सोल्यूशन के साथ आंसर दिया है कि 3/5 का एक फ्रैक्शन है, इसको तो किसी भी चीज को आप देखिए 60 के साथ क्या लिखा हुआ है, 60 के साथ बाद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। और अगर ये परसेंट हटाना है, ये जो 60 के बाद परसेंट लिखा है, तो इसको अगर हटाना है तो परसेंट की जगह आप क्या कर दीजिए, 1/100। तो देखो सोल्यूशन क्या आएगा, वापिस फिर 2 से कट करा तो वापिस आंसर कितना आ गया। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3/5 का एक फ्रैक्शन है। 3/5 का क्या है? एक फ्रैक्शन। आई से बात समझ में? तो कन्वर्ट 3/5 इंटू ए फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज इंटू परसेंट, मतलब 3/5 को किसमें कन्वर्ट करना था। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, परसेंटेज इंटू। समझ में आया? तो जैसे कि आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है 1/2, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 आएगा ना, 15। 50 बोलो ना फिर। एन क्यों आज सुन रहा है मुझे? 15 और 50 में ही तो फर्क है। और 50 क्या? परसेंटेज। हाँ जी करम, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑडियो वीडियो अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है। अच्छा, एक और वैल्यू, जैसे अभी भी क्वेश्चन था 3/4, ये कितनी वैल्यू है अभी? कितना ही? कितना हो गई? 75% मार्क्स। ठीक है, 75% ही वैल्यू। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है 50%, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सॉल्व इसको फ्रैक्शन। 50 का 50 परसेंटेज की जगह 1/100। करके देखो इसको, ऐसे नहीं कि दिमाग में एक बार आ गया, करके देखो, करना है। आंसर निकालने तक की प्रैक्टिस करनी है। आंसर कितना आएगा सोल्व करके? 1। इसी तरह से अगर अब तक तो ठीक चल रहा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना ये क्या हो गया। ये यूज करेंगे हम, ये किस, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। पहले तो इसका क्या बनाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, यस और नो, और फिर इसमें ऐड। एक्चुअल में ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कैसी है, ये है 33 प्लस 1/3। ये क्या वैल्यू है? 33। यहाँ इनविजिबल प्लस है, क्या है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर दो, आपको क्या आंसर आ जाएगा? 100/3। और क्या बनेगा? इस क्वेश्चन में दिक्कत पता क्या होती है, जब ये क्वेश्चन आता है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन को बोला कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, फ्रैक्शन में, वापस सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, तो इमीडिएटली सारे स्टूडेंट्स इसका फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं। आंसर 100/3 कुछ लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? लेकिन 100/3 इसका आंसर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अभी भी इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये हटाना है। और परसेंट कैसे हटाया जाता है? तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बना था, क्या बनना था इसका आंसर? समझ में आया? हमें लगा 100/3 आ गया, बस यही वैल्यू है, ये विदाउट परसेंटेज है। नहीं नहीं, परसेंट तो आपने हटाया नहीं। जब तक आप 1/100 करेंगे नहीं, तब तक परसेंटेज हटेगा नहीं। वो वैल्यू मैनिपुलेट करेगा 1/100। समझ में आया? अगर परसेंट 100 मल्टीप्लाई करके आता है तो परसेंटेज हटेगा कैसे? डिवाइड बाई 100 करके, सीधी सी बात है। 1/100 का मतलब क्या है? डिवाइड बाई 100 तो है ही। यस और नो? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आ गया
ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, इसका क्या बनेगा? बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत चांस होते हैं क्वेश्चंस के यहाँ गलत होने के। क्या बनेगा इसका? यही आंसर है ना, विदाउट परसेंटेज यही आंसर बनेगा इसका। ए ऑप्शन में 50/3 लिखो, क्या कहते हो? यही आंसर है ना इसका? यस, अभी इसके साथ 1/100 करना है क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा ये आंसर? 1/6। समझ में आया कि नहीं आया? ये अभी आपने पीडीएफ के साथ जब आप कर रहे हैं तो इसको जो जो अभी आपने 6-7 क्वेश्चन किए, यही है प्रैक्टिस एक्चुअल में। लर्न कर लिया था आपने लास्ट टाइम कि परसेंट क्या है और फ्रैक्शन क्या है। आया समझ में? इससे ज्यादा नहीं है मैथ में कुछ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो कंफ्यूज करते हैं। इनमें हम लॉजिक अगर लगा के देख लेंगे, कर लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे। राइट, ये सब करा दिए मैंने आपको, थर्ड फोर्थ। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप स्क्रीन पर। सबको नजर आ रहा है कि शुगर का प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया जाए 25%, कितना? 25 रुपए नहीं बढ़ाए, 25% बढ़ाया। क्या बढ़ाया? 25% का मतलब ये है, अगर शुगर पहले 100 रुपए की थी तो 100 का 25% होता है 25 ही होता है। तो अब शुगर कितने की होगी? 125 की होगी। कितनी होगी? अगर शुगर पहले 200 रुपए की आ रही थी तो 200 का 25% जो भी आएगा वो उसमें ऐड करो, फिर उतने की आ रही है। अगर शुगर पहले 1000 रुपए की 1 किलो आ रही थी तो उसका 25% बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? हमें अमाउंट नहीं पता शुगर कितने की है, बस ये है जो भी शुगर का अमाउंट चल रहा है उसका 25% बढ़ाना है। क्या करना है? शुगर का प्राइस बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? यही तो कहा है इसने, शुगर के प्राइस इंक्रीज कर दिए। सॉल्यूशन मत समझो, क्वेश्चन समझो। सॉल्यूशन समझने की जल्दी नहीं करनी। 10 सॉल्यूशन समझने की बजाय एक क्वेश्चन समझ लो, वो ज्यादा बेटर है। तो शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया कितना? 25%। होने को पेपर में 10% बढ़ा सकता है, 40% बढ़ा सकता है, और बढ़ाया क्या, ये भी तो हो सकता है शुगर का प्राइस 25% कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, यस और नो। अब इसमें एक केस लेके चलेंगे कि शुगर का प्राइस मान लिया बढ़ गया, दूसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। हम दोनों तरीके करेंगे, शुगर का प्राइस बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, इसी क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है कि एक फैमिली है, उसको अपना जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन समझते हो? एक फैमिली जैसे, एक फैमिली एक मंथ में 10 किलोग्राम शुगर को कंज्यूम करती है, खाती। ठीक। तो अगर शुगर के प्राइस बढ़ गए तो फैमिली की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास बजट लिमिटेड है, मतलब उसको खाने के लिए सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तो शुगर का जब प्राइस बढ़ गया, उसको पता है खाने का बजट तो लिमिटेड है हमारा, 2000 से ऊपर हम खाना लाएंगे, मतलब खाने का सामान लाएंगे नहीं, डोमेस्टिक चीज, डोमेस्टिक जो चीजें। अब वो बजट को नहीं छेड़ेंगे अपने। वो क्या करेंगे? अपने कंजम्पशन कम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होता ये होगा, शायद वो 10 किलोग्राम एक मंथ में शुगर लग रही थी, वो 8 किलोग्राम यूज करना शुरू कर देंगे, ये सुनो। उससे जो होगा उनका क्या कांस्टेंट हो जाएगा महीने का? एक्सपेंडिचर नॉट इंक्रीज। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया और सामने वाले ने अपनी एक्सपेंडिचर घटा दी तो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, सेम रह जाए। क्या रह जाएगा? देखो उसको लिख के बताता हूं मैं। क्वेश्चन करने की जल्दबाजी नहीं कर। एक तो है प्राइस, क्या है? ओके, एक तो है भाई प्राइस। ठीक है, ये प्राइस है। एक,
तो यहां पर आते हैं भाई वापस। एक तो है हमारा प्राइस, जो शुगर का प्राइस की बात चल रही है, ठीक है। इसको यहां से प्राइस, एक होती है हमारी पी फॉर प्राइस, सी फॉर कंजम्पशन। सी फॉर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो महीने में, 10 किलोग्राम कंज्यूम कर रहे हो, 20, वो कंजम्पशन है आपकी। और तीसरा वर्ड होता है एक एक्सपेंडिचर। क्या होता है एक्सपेंडिचर, बताओ जल्दी से। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, एक बार एसी ऑन करो, सामने से ना स्विच ऑन कर दो। ठीक है, ठीक है, ये ऑन नहीं है शायद, चल नहीं रहा, स्विच लगाना है। ओके, एक है प्राइस, एक है कंजम्पशन और एक है एक्सपेंडिचर। आपको मैं आज एक ऐसी रिलेशन बताने वाला हूं जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बीच में कुछ रिलेशन है आपस में। जैसे अगर प्राइस का कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो तो किसके बराबर आ जाती है, एक्सपेंडिचर किसके बराबर आ जाती है। बात समझ में आई। अब यहां समझने वाली बात यह है, अगर ये सामने वाली चीज कांस्टेंट रखनी है, क्या रखनी है भाई, सिंपल सी बात है। मान लिया आपकी जो प्राइस है, आपकी जो कंजम्पशन है महीने की 10 किलोग्राम है, कितनी, सी की वैल्यू कितनी है, और 10 किलोग्राम का जो प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए है, कितना है, तो एक्सपेंडिचर कितना आया, 10 रुपए ना। 1000 रुपए की 1000 रुपए प्राइस लगा, 10 किलोग्राम का प्राइस है, तो एक्सपेंडिचर कितना आया। अब ये डिपेंड करेगा 1000 रुपए पर केजी का लिखा है मैंने या 10 किलो का लिखा है। मान लो आप 10 किलोग्राम का ही प्राइस है, ये कितना है, तो 10 किलोग्राम का प्राइस है कितना, 1000 रुपए। ऐसा मान लो पर केजी का प्राइस 100 रुपए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पर केजी के हिसाब से ले लेते हैं। पर केजी का प्राइस अगर 100 है तो 10 किलोग्राम कितने की बनेगी बताओ, 500 रुपए की ना, 1000 की, 1000 की ऐसे बन गई। 1 किलोग्राम 100 रुपए की होगी, 2 किलोग्राम 200 की होगी, तो 10 किलोग्राम कितने की होगी, हाँ 1000 की तो होगी। यस और नो, भाई ये कॉमन सेंस ही तो है, 1000 की होगी, सही बात है। तो एक्सपोनेंशियल कितना है, बात समझ में आई। अब देखना, अगर आप एक, मान लिया जो शुगर का प्राइस बढ़ गया, पहले 1 किलो कितनी की आ रही थी, 100 रुपए की। अब 1 किलो मान लिया कितनी की आनी शुरू हो जाए, थोड़ा मान 200 रुपए की मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, मान लें कि अच्छे दिन नहीं आएंगे अब, ठीक है, 200 रुपए की हो गई, 1 किलोग्राम 200 की हो गई। और मैंने कहा मैंने बजट फिक्स कर रखा है शुगर का 1000 रुपया। आप बताओ कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी ना। कितनी कंजम्पशन लाओगे आप अपनी, 5 किलो लानी पड़ेगी महीने में। अगर 10 किलोग्राम कंज्यूम हो रही थी, कितनी होगी, तभी तो ये चीज कांस्टेंट हो सकती है, 1000 रुपया तभी बनेगा। क्या कहते हो। तो एक चीज क्लियर होगी, अगर आपने प्राइस बढ़ाया, क्या बढ़ाया, एक कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो कई जगह काम आने वाला है, बता रहा हूं। जैसे परसेंटेज हर जगह काम आती है, यही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो कई जगह आपको काम आने वाला है, ठीक है। जो मेंसुरेशन करेंगे उनको भी काम आएगा बाद में। अगर प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो इसको क्या होना होगा, कंजम्पशन को डिक्रीज होना होगा। क्या होना होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। उल्टा भी है इसका, अगर प्राइस कम कर दिया तो मान लो कि इमेजिनेशन में अच्छे दिन आ ही गए, ठीक है, इलेक्शन का कैंपेन मोड चला हुआ, लास्ट फेज में इलेक्शन चाह रहे, पंजाब में भी इलेक्शन है ना, बस आप भी अच्छे बुरे दिन की बात कर लीजिए, फिर कुछ नहीं होगा 5 साल तक। कहाँ गई फाइल, हाँ ये स्टूडेंट, इसके बाद एक सेकेंड फाइल ओपन हो जाए बस। ओके, अगर प्राइस कम कर दिया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो सकती है। यस और नो, कर लो ना, ये केस, एक केस तो आपने ये कर लिया, एक ये कर लिया आपने, एक और केस करके देख लो। प्राइस आप 100 से, पहले 100 से 200 किया प्राइस, अब प्राइस 100 से सीधा 50 कर दो, कितना कर दो, अब 1000 कैसे बनेगा बताओ,
अभी 5 kg शुगर खरीद रहे थे, पहले 10 kg खरीद रहे थे, अब 5 kg, अब कितना लोगे? 30 ना 20? जैसा कहोगे मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा खास आता नहीं है क्वांट। 20 किलोग्राम लेनी पड़ी, क्या लेनी पड़ेगी? यही हिसाब किताब है बस। ये रेफरेंस है पहले वाला, रेफरेंस के हिसाब से एक बार बढ़ा दी और एक बार घटा दी। आप देख लो दोनों केस में, देख लो, अगर प्राइस बढ़ा है 100 से, रेफरेंस 100 ले रहे हैं, 100 से प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन देखो क्या हो गई, 10 से कितनी हो गई। और दूसरी केस में प्राइस 100 से सीधा 50 किया, प्राइस कम किया, कंजम्पशन 10 थी तो 10 से कितनी होगी कंजम्पशन अब। और एक्सपेंडिचर तीनों केस में क्या है, बस यही तो स्टोरी। पढ़ाए जाएंगे सेल्फ स्टडी की में, आर एस अग्रवाल में पढ़ाया जाएगा, आर एस अग्रवाल बहुत सारी कंसेप्ट, 3 स्टोरियां हैं, यही स्टोरीज है, बस यही समझनी है आपको। इसके बाद एक रेशो का कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा जिसको लेकर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे एक ही ट्रिक से। हालांकि मैंने क्या, लर्न करना अलग तरीका होता है, क्वेश्चन को कम टाइम में करने का अलग तरीका होता है, फिर हम कोई और एप्लीकेशन उठाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी सिर्फ लर्निंग लेवल पे समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट, अगर सामने वाली चीज, दो चीजें की, यहाँ एक चीज ये है, एक ये है, यहाँ 3 चीजें लिखी है हमने, यस और नो? एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, कि जब भी दो चीजें ऐसे लिखी हूं, सामने ऐसे लिखी हूं, क्या लिखी हूं, समझ में आया, कोई दो चीजें, तो इसका मतलब तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है इसका मतलब? ये हुआ एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चीजें साथ साथ ऊपर जाती हैं और साथ साथ नीचे आती हैं। और अगर एक ही साइड दोनों चीजें लिखी गई, सामने कुछ कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज बढ़ गई तो ये, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आप, क्योंकि सी के नीचे लेके जाओ तो क्या बनेगा, P इक्वल टू एक्स बाई सी, यहां 1 लिख लो, तो इसको क्या बोलते हैं, P इक्वल टू 1/c। क्या क्या रिलेशन है दोनों में? इनवर्स रिलेशन। कौन सा? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन में अगर एक चीज बढ़ गई तो दूसरी, अगर सी बढ़ा तो पी क्या हो गया, और सी कम हुआ तो पी क्या हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है इसमें। अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है, एक बढ़ रही है घट रही है, देखो आप ध्यान से देखो, इस वाले केस में क्या हुआ, एक घट रही है तो ये बढ़ रही है तो ये घट रही है, मतलब ये दोनों वैल्यू पी और सी आपस में इनवर्स रिलेशन में है। किसमें है भैया, आप बताओ, इनवर्स में है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यों है ना इनवर्स में? इनवर्स में एक बढ़ रही है घट रही है, लेकिन अगर डायरेक्टली होता तो, ये कंसेप्ट कहीं भी लगा सकते हो आप, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ऐसा भी नहीं कि मैंने सिखा दिया बस यहीं तक सीमित है, कहीं पर भी लगाओ। यस और नो? जैसे आपने सुना होगा, ये देखो, अगर ओम्स लॉ के साथ ये आई आर लिखा है मान लिया, तो वी और आई इक्वल टू के उधर है, इसको छोड़ दो कांस्टेंट को, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बस। यस और नो? लेकिन एक ही साइड अगर दोनों चीजें आ गई, जैसे वी और आई एक साइड आ गई, हो सकता है मतलब दो वेरिएबल इधर आ जाए और इधर कुछ लिखा हो, तो ये बढ़ेगा तो ये, अब ये इनवर्स रिलेशन है। क्या है? क्योंकि आई कट करके कहाँ आएगा, नीचे, और देखो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है। यस और नो? फॉरगेट अबाउट द थिंग जो मैंने अभी भी लिखी है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्चुअल में क्या होते हैं। आया समझ में? स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी यूज करूंगा इस ट्रिक का मैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम में। तो अभी तो यहीं लेके चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सब कुछ आपको समझ में आ गया? ठीक है, समझो इस चीज को। अगर कोई क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, क्या है, इनके बीच में ना कोई रेशियो पता चला है आपको, अभी भी क्या पता चला है, इनमें किसी चीज के बीच में रेशो, इनका अमाउंट हो सकता है, इनकी एज का रेशो हो सकता है, इनकी इनकम का रेशो हो सकता है। समझ में आया? तो मान लिया आपको इनका अभी भी रेशो पता चला है,
कोई वैल्यू थी जिसको क्या बोल दिया, वो एक्स है, कोई वैल्यू क्या है, एक्स में भी इनकी इनकम एक्स इनकम हो सकती है। तो मतलब ए की इनकम अगर 3 है तो बी की इनकम कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था एचसीएफ, क्या कराया था, अगर एचसीएफ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बन जाएगी 300, ए की इनकम आ जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी 400। तो ए की इनकम 300, बी की 400, 300 को 400 से भाग कर दोगे तो दोबारा 3/4 आ जाएगा, और वही ये 3:4 है। आया समझ में कुछ। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अभी तो रेशो है, क्या है, जब तक इन दोनों के बीच में डॉट लिखा है तब तक ये 3 और 4 ना तो कोई एज हो सकते, क्या नहीं हो सकते, आप बोल नहीं सकते कि ए की अगर एक्स एज है, क्या है, तो आप कह नहीं सकते कि एज ए 3 ईयर का है और बी 4 ईयर का, नहीं, ये फैक्ट एक्चुअली में ये फैक्टर है, क्या है, और फैक्टर किस वैल्यू का है, 3/4 का, क्या है। जब तक इन दोनों के बीच में से डॉट नहीं हटता तब तक आप इसकी एज नहीं बता सकते। या अगर ये इनकम हुई तो आप ये बोल नहीं सकते कि जब तक इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में दो डॉट लगे हुए हैं, आप कह नहीं सकते कि ये इनकम है दोनों, क्या है। ये दो डॉट हटते कैसे हैं, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, किसी, और वो एचसीएफ होता है, क्या होता है। तो अगर मान लिया इनका एचसीएफ अब की बार 10 आ जाए, तो ए की एज कितनी आ जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी, तो एज में फैक्टर कितने का रेशियो आ रहा है इनकी एज में, तो वही तो है 3:4। अच्छा बाई चांस एचसीएफ 100 होता तो ए की एज कितनी हो जाती, 300 साल। अब ये मत कहना कि किसी की एज 300 साल कैसे हो गई, इमेजिनेशन चलती रहती है यहाँ। और बी की एज कितनी हो गई, 400 साल, यस और नो। नहीं तो पॉलिटिशियंस को पता चल जाएगा, वो रेशो रेशो प्रोपोर्शन पे पेटेंट करवा लेंगे, अपना पढ़ाएंगे ही नहीं आपको, तो 400 साल तो हम जिएंगे। समझ में आया, तो ये तो इमेजिनेशन है, समझ में आया। तो इसको आप फैक्टर बोल सकते हो, इसको वैल्यू नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हो। अच्छा, लर्न थ्रू द पीडीएफ कर रहे हैं भाई, हमने पीडीएफ से केस उठाया, और जब वो केस उठाओगे ना वो समझ एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद उस जैसे क्वेश्चन आपको 20 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। समझ में आया, वो वही प्रैक्टिस है, और क्या ही करना ही क्या है। आया समझ में। तो मान लेना एक और वैल्यू उठा ली हमने उनके बीच में, क्या उठा ली, और वो वाई है, क्या है, उसका रेशियो पता करना है, उसका मान लिया इसका एक्स का तो रेशियो पता है, एक्स का रेशियो कितना है 3 4, तो मुझे वाई का रेशियो पता करना है, किसका रेशियो पता करना है। स्टूडेंट बड़ी ध्यान से सुन लो मेरी बात, एक्स और वाई में अगर जो रिलेशन है, क्या है, इनवर्स अगर हुआ, क्या हुआ, सिर्फ इनवर्स की बात करेंगे यहाँ, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स ही होता है, क्या होता है, देखा ना, एक बढ़ता है घटता है। तो बस कुछ नहीं करना, वाई का रेशियो कितना क्या आएगा, उल्टा कर देना, क्योंकि 3/4 को जब आप उल्टा करोगे 1 बाई करोगे तो क्या बनेगा। तो मतलब एक का रेशियो जब पता है और दूसरी वैल्यू का आपको पता है कि पहली वाली वैल्यू के साथ वो इनवर्स में है, तो दूसरा रेशियो पता नहीं करना होता, वो पता ही होता है बस। आया समझ में, क्या करना होता है, जो पहले रेशियो दे रखी है उसको इंटरचेंज कर दो, ए पे जो वैल्यू है वो बी पे लिख दो, बी पे जो वैल्यू है वो, आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, अगर सेम है तो फिर सेम रेशियो रह जाएगा, फिर तो क्या रह जाएगा, फिर उससे उसमें कॉन्सेप्ट ही क्या है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने की, बात तो लॉजिक तो यही है। स्पीड डिस्टेंस वर्क टाइम में भी कराऊंगा मैं आपको ये लॉजिक। अब ये मुझे बताओ 3 4 से 4 3 कैसे आया, ये समझ में आया, क्या लॉजिक लगाया इसका, इनवर्स रिलेशन लगाया, क्या लगाया, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कंसेप्ट, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज समझाता हूं आपको। देखिए, कोई चीज पहले 2 थी और वो 4 हो गई, 2 थी, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज बढ़ाया है, कोई बता सकता है, कैसे बताते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था। कोई वैल्यू 2 से 4 हुई है, जैसे बार ग्राफ आप करोगे ना, तो बार ग्राफ में बोलेंगे पहले वो दो दो कंजम्पशन थी, अब 4 होगी इस साल, तो पिछले साल से कंजम्पशन बढ़ के 2 से 4 हो गई, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि 2 से 4 इंक्रीमेंट होना ही होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं पहले, और जहां से आपने स्टार्ट किया है ना वो वैल्यू नीचे, इनटू क्या कर दो, तो डिफरेंस कितने का था, और 4 और 2 को डिफरेंस और 2 से डिवाइड किया तो कितना इंक्रीमेंट बढ़ गया भाई, 100%। 100% तो है, 2 का 4 हो गया, डबल हो गया, कितना हो गया, डबल मतलब 100%, यस और नो।
अब आप ये मत कहना कि 100% फिर 200% क्यों नहीं हुआ, किसी के दिमाग में ये डाउट तो नहीं है? देखो, टू अपने आप में कंप्लीट वैल्यू, और कंप्लीट वैल्यू को क्या बोलते हैं? 100%। टू में एक और कंप्लीट वैल्यू ऐड हो गई, तभी तो वो 4 बना। तो टू तो अपने आप 100% है, ये तो कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? 100% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? टू में कंप्लीट, जैसे आपके नंबर 50 है और आपके फ्रेंड के 100 आ गए, तो आप उसके 200% ज्यादा नंबर नहीं है, 100% ज्यादा कितने हैं? समझ में आया? आपके डबल है इसकी, मतलब जितने आपके पास है उतने उसके पास, आप जैसे दो नंबर हैं, उसके पास 100 आ गए, आपके पास 50 है, तो उसके पास दो 50 50 के कितने हैं? एक 50, एक 50, एक 50 तो आपके लेवल पे आ गया, एक 50 वो आपसे ज्यादा ले रहा है, वो 100% है। यस और नो? आया समझ में? ये चीजें भी काम आएंगी। अच्छा, एक चीज और करके दिखाना फिर से। मान लिया कोई चीज पहले 10 थी, और इस 2024 में वो 10 थी, 2025 में घट के वो 5 रह गई, कितने रह गई? तो अब बताओ कितना डिक्रीमेंट परसेंटेज आया? बार बार ग्राफ सीख गए बस आप? कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट आया? 10 से 5 गई तो डिफरेंस कितना हो गया? 5। कहाँ आया? और शुरू कहां से हुआ डिक्रीमेंट? अरे 10 से। पहला रेफरेंस वैल्यू लेनी है जहां से शुरू हुआ है, डिवाइड बाई इनटू, जहां से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ है या डिक्रीमेंट, वही वैल्यू डिवाइड बाई लेनी है। क्या लेनी है? क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको एक या दो बार शायद वीडियो क्लास फिर से देखनी पड़े रिकॉर्डेड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहना। बता दिया, कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही इजी आपके लिए अब ये हो गया, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि जो बहुत सारी बुक्स है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि एक्चुअल में डीप में अगर परसेंटेज समझना है, बार ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह समझनी है, तो ये वो चीजें मैं यहाँ भी सिखाता हूँ, वहां भी सिखाता हूँ, 2 बार हो जाएगा। समझ में आया? उस दिन तो आपको बस एक बार देखना, हाँ ये पहले भी किया था, अगर याद रह गया उस दिन तक तो आप मिनट से 30-40 सेकंड में क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि बार ग्राफ वगैरह में, पाई चार्ट वगैरह में 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन को 30-40 सेकंड आप देते हो, तो 3-4 मिनट में 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि क्या ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कर लूं, समझ में आ जाए, क्या मोर देन एनफ है? बिल्कुल समझ में, बस तैयारी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सामने क्वेश्चन देखा, फिर उसका सोल्यूशन देखा, फिर क्वेश्चन देखा, फिर सोल्यूशन देखा, ये नहीं। ऐसे देख रहे हो आप, अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक ठीक, ऐसे ऐसे हो जाएगा, सही, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन देखा, बंद, फाइल बंद, उसके बाद सोल्व कर दिया। क्वेश्चन देखा, फाइल बंद, सोल्व कर दिया। एक बार जब करने बैठ गए, 10 में से चाहे दो ही क्वेश्चन हुए हैं, वो दो क्वेश्चन करने के बाद, 10 क्वेश्चन ट्राई करने के बाद, वो दो क्वेश्चन जब हो जाए, दो तो होंगे इतना करने के बाद, फिर सोल्यूशन देखना है। ये नहीं ऐसे एक, अच्छा ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, ये पढ़ना नहीं। दिमाग को चलने का टाइम ही नहीं दे रहे आप, समझ में आया? तो वेस्ट है दिमाग में, फिर आपने सोल्यूशन समझ लिए सारे, क्या समझ लिए? आ जाओ क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन था ये? फिफ्थ था ना? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं भाई, जिसका सोल्यूशन दे रखा है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। एक चीज याद रखना, आप हमेशा 100 मानना। क्या मानना? 100 से एक फायदा होता है, ज्यूम जो वैल्यू करते हैं वो 100 क्यों करते हैं? 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का जो भी परसेंट निकालोगे वही उसका वैल्यू होती है, क्योंकि डिवाइड बाय, जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, 100 100 कट जाता है। समझ में आया? लेकिन जैसे 100 का 10% निकाला, कितना होता है बताओ भाई? 10 ही होता है। लेकिन 50 का 10% पता कितना होता है? 50 का 10% 10 नहीं होता, 5 होता है। तो ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, 100 के सारे सेम होते हैं, 10 का 10, 20 का 20। समझ में आया? इसलिए ज्यूम क्या करना है हमेशा? 100 ही करना है। 100 का, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट लेते हैं, 100 से 100 कट जाता है, सेम वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? औरों में नहीं आएगा ऐसा। कर लेते हैं। तो प्राइस का, शुगर का प्राइस बढ़ाया, तो प्राइस 100 से कितना हो गया? 25% बढ़ गया। 100 का 25% कितना होता है? 225। 25, तो 100 में 25 ऐड करो, कितना हो गया? तो प्राइस बढ़ के कितना हो गया?
125 कितना हो गया, लिखेगा कोई नहीं, समझेंगे। प्राइस 100 से बढ़ के कितने हो गए, पहले प्राइस 100 था, अब 125 हो गया। प्राइस का रेशो निकालो, ये एक्चुअल में 100 बटे 125 है, 16 करो इसको, 25 से करो, 25 चौके 100, 25 125 है ना। तो प्राइस का रेशियो जो आ गया वो 4:5 का आ गया। क्या आ गया, अरे आ गया, डिवाइड 4/5 तो बन रहा है। कंजम्पशन का रेशियो बनेगा 5:4। क्या बनेगा, क्या आप इस बात से सहमत है, मैंने इमीडिएटली 5:4 कर दिया, क्यों करा, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ा है तो कंजम्पशन को कम होना होगा, और अगर ये रिलेशन मिलता है कहीं एक बढ़ रहा है घट रहा है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, हो गया 5-4। अब यहां से देखो प्राइस कहां से, कंजम्पशन कहां से कहां तक घटी है, पहले कंजम्पशन कितनी थी 5, अब कितनी हो गई, थोड़ी देर के लिए यहां 1 मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब बीच के 2 हट गए। वही अगर एक्स इन दोनों के बीच का एचसीएफ 10 हो सकता है तो 1 भी तो हो सकता है। तो 5 और 4 आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो पहले कंजम्पशन 5 थी, अब 4 थी। वैसे तो आपने पेपर में कुछ करना नहीं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा आपको, वो आप 1 कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट यहीं से उठा लो। आप मान लो कि मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्राइस 5 से कितना हो गए 4, तो कितने का डिफरेंस आया है, 1 का। कितने का फर्क है 5 से 4 में। और कहां से घटने, कंजम्पशन कहां से घटानी शुरू करी है आपने, 5 से। 5 से तो पहले 5 किलोग्राम यूज कर रहे थे, अब 4 कर रहे हो। इनटू क्या कर दो आंसर लेने के लिए, तो आंसर कितना आ रहा है 20%। इसका आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है इसका, बस इतना सा। फिर से करेंगे इसको, ट्राई करेंगे एक बार, फिर से देखेंगे। अभी तो सिखाया था लास्ट में, जब परसेंटेज कहां से कहां तक डिक्रीमेंट करते हैं, कैसे करते होते हैं, डिफरेंस जहां से शुरू किया वो इंटू 100। यस और नो, एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेम क्वेश्चन को। मैं नई वैल्यू देता हूं आपको, ट्राई करेंगे सब, ठीक है। फिर एक आध क्वेश्चन और इसमें से देख लेना। हाँ जी, ठीक है। प्राइस जो है इंक्रीज किए गए कितने परसेंट, 25%। कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज करें, ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये क्वेश्चन है बस। स्टोरी तो समझ में आपको आ ही गई होगी। इसके कम से कम 10 तरीके हैं करने के। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड, राइट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो प्राइस आपका, मैं फिर से लिखता हूं, इंक्रीज किया आपने कितना परसेंट, 25%। तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज करोगे तब जाकर एक्सपेंडिचर क्या रह जाए। तो आप मुझे बताइए, अगर प्राइस आपके यहाँ पी लिख लो, 100 से कितना हो जाए, तो यहां से रेशियो बना लो सीधा, 4:5 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये प्राइस का रेशियो आ गया, कंजम्पशन का क्या आएगा, बस यहां से उठा लो सीधा क्वेश्चन को। 5 से 4 हुई है, तो डिफरेंस कितने का है, कहां से शुरू हुई है घटनी कंजम्पशन, पहले 4-5 थी, अब 4 हो गई है, 5 इंटू कितना आंसर आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे पेपर में, देखो ऑप्शन में क्या लिखा होगा, कंजम्पशन क्या पूछा हुआ, कंजम्पशन कितने परसेंट घट जाएगी ना, कंजम्पशन कितने परसेंट, यही पूछा हुआ ना। ये पूछा कंजम्पशन कितनी घटेगी, इस पे आंसर दो। ABCD, वहां लिखा होगा कंजम्पशन 25% घटा दो, कितनी घटा दो, वो इतना कॉन्फिडेंट 28% घटा दो, कितना घटा दो। अगर बिना लॉजिक के करोगे, वो क्या करेंगे, देखो इधर देखो, समझने वाली बात है। सारे यहां देखेंगे कि 25% शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन भी कितनी परसेंट कम हो जाएगी, 25%। बहुत ही समझदार हो आप। ये परसेंटेज है, ये ऐसा नहीं है। अगर परसेंटेज ना होता तो क्या होता, नॉर्मल परसेंटेज होता, बिना परसेंटेज का क्वेश्चन होता, प्राइस 25 रुपए बढ़ा दे तो कंजम्पशन 25 कम कर सकते, तब कोई भी दिक्कत नहीं थी। परसेंटेज में उल्टा होता है,
डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता आपको। 25% अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन 25% नहीं घटेगी, वो कितनी घटेगी? तो आप जो सोच रहे हैं ना, फिर कहते हैं पता नहीं मैं क्या रही क्यों कर रहा हूं, पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, पता नहीं कब वो मैजिक लगेगा जब मेरा पेन ठीक क्वेश्चन की तरफ जाएगा। जाएगा तो तब ना, जब समझ के कर रहा होगा। हमेशा तो लॉजिक अपने बनाए हुए हैं। आपका जो टारगेट है कुछ और है और आप कहीं और डायरेक्शन में तैयारी किए जा रहे हैं। आप समझ के करो ना क्वेश्चन को, कितना आंसर आएगा। इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगर प्राइस इंक्रीज की जगह कितना कम कर दिया आपने, पर याद देखो 25% कम किया मैंने, विदाउट परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं। कंजम्पशन को कितना परसेंट क्या करा जाए सो दैट एक्सपेंडिचर क्या रह जाए। आया समझ में? तो प्राइस मैंने क्या कहा, हमेशा क्या मानना है प्राइस। सो तो एक बात मुझे बताओ, 25% कम होने का मतलब क्या है? 100 का 25% 25 होता है, तो 100 में से 25 कम गया, 25 कम कर दोगे तो कितना बनेगा? 75 लिखना है। अब की बार क्या लिखना है? क्योंकि वो तो ठीक है, 100 का 25 ही होता है, लेकिन जब बढ़ाया तो 100 में ऐड करके लिखो, और घटाया तो माइनस करोगे ना। सिंपल सी बात है। अभी आपको बोला कि 25% डिस्काउंट है, 100 रुपए पे एमआरपी है, तो आप उसको जबरदस्ती 100 रुपए दोगे क्या? 75 ही दोगे। और जब बोलेगा 25% जीएसटी है, तो 100 रुपए एमआरपी, तो कितने दे के आओगे? 125 दे के आओगे। सीधी सीधी बात है। ऐसी समझो ना। कोई मुझसे ये नहीं समझेगा माइनस क्यों किया, ये कॉमन सेंस है। फिर मैं ये कहूंगा आपको, जब कुछ लेने गए ना, तो जब आपको माइनस डिस्काउंट करता है तो डिस्काउंट मत लेना, पूरे ही पैसे दे के आना। आपको कॉमन सेंस अपने आप खुल जाएगा। ये कम कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, तो कितना आएगा प्राइस, कितना हो गया? तो प्राइस का रेशियो बता सकते हो कितना बना? 3 आएगा ना। क्या आप मुझे कंजम्पशन का रेशियो बता सकते हो? ये कैसे आया कोई नहीं पूछेगा। प्राइस और कंजम्पशन इनवर्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? कितना परसेंटेज परसेंटेज कंजम्पशन कम हुई है, देखते हैं। 3 से 4 हुई है, हुई तो एक का फर्क है। 3 से 4 में एक का फर्क है ना। कंजम्पशन कहां से घटनी शुरू हुई है, बढ़नी शुरू हुई है? 3 से 4 बढ़ी है ना। शुरू कहां से हुई है भाई? जब प्राइस 100 था तो कंजम्पशन 3 थी। प्राइस जब 75 हो गया, कंजम्पशन बढ़ गई। तो बढ़नी कहां से शुरू हुई? 3 से ना। तो 3 नीचे आएगा, इंटू इंटू आंसर इसका आपकी बार आया समझ में? तो जो आप सोच रहे थे ना कि अगर प्राइस, जो हम सोच रहे थे कि प्राइस 25% कम हो जाएगा, जो हम सोच रहे थे इसका वो आंसर नहीं आ रहा है। प्राइस 25% कम करोगे तो ऐसा नहीं कि कंजम्पशन 25% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 33 ऑफ 1/3%। यस और नो? इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? और ये बढ़ानी होगी आपको, तभी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। लगातार बार बार रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली जरूर इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये फ्रैक्शन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, कि 1% क्या है, 2%, 4%, 8%। इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आप रैंडमली कोई लाइन उठाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें मतलब 4 लाइनें, 1 2 3 4, किसी एक को ट्राई करके देखें। आप देखें कि आपको जो जो आप कर रहे हो, क्या उसका आंसर सही आ रहा है। रैंडमली आपने, अभी मैंने सिखाया आपको थोड़ी देर पहले, 25% जैसे कितना होता है, 1/4। ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन इसमें फंस जाएंगे। यस और नो? दिख रहा है आपको ये? तो पहले इसमें 12 ऑफ 1/2 को सोल्व करोगे, फिर 1/100 भी करोगे। क्यों करो, क्या यस और नो? के बाद ही आंसर आएगा। तो ये टेबल पूरी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि जनरली कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी ना हो। क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक होती है क्वेश्चन आने के बाद, वो कैलकुलेशन की एरर होती। तो स्टूडेंट बिना आंसर देखे, हालांकि ये तो आपको दिख ही रहा आंसर, जो मैंने मेथड सिखाया है उस मेथड के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 करिए। इसका नहीं देखना, आपने आप लगाना है उसमें कंसेप्ट और रेशो वाला। कौन सा क्वेश्चन है? प्राइस ऑफ कैरोसिन वाला। कौन सा भाई? प्राइस ऑफ कैरोसिन। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल स्टेटमेंट उसमें ना के बराबर दी हुई है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है।
फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए कि क्या इसका आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट, को डिफिकल्टी हो तो बताइए। आई होप आप एक एक चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, सो प्राइस ऑफ शुगर, सॉरी केरोसिन इज डिक्रीज बाई, फॉल का क्या मीनिंग होता है? 10% डिक्रीज करना। ठीक है, तो हाउस होल्डर अपनी कंजम्पशन कितनी परसेंट बढ़ाएं तो एक्सपोनेंशियल आपका क्या ना हो, चेंज ना हो, डिक्रीज ना हो। ठीक है जी, आई होप सब कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 11.11% आ गया होगा। ठीक है जी, सब सब कर रहे हैं, ट्राई करेंगे सब। ठीक है, स्टूडेंट्स ने निकाल दिया होगा भाई, सबने, सबका आंसर आ गया, सही आया है। ये है लॉजिक परसेंटेज का, जब एक्सपोनेंशियल इस तरीके से आ जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का बता दूं, 7 थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसमें थोड़ा 7 कर लो या 8 कर लो, एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, रवि की सैलरी 50% मोर है किससे, गोपाल से। तो यहाँ रवि लिख लो, यहाँ गोपाल ले लो। अगर मैंने क्या कहा, रवि की सैलरी 50% ज्यादा है किससे, गोपाल से। तो अगर गोपाल की सैलरी 100 रुपए है, कितनी है, तो आपने 50%, 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है, तो ऐड कर दो तो रवि की सैलरी कितनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट गोपाल सैलरी लेस देन रवि सैलरी। गोपाल की सैलरी रवि सैलरी से कम दिख रही है क्या? हाँ बिल्कुल कम है। गोपाल की 100 है, इसकी कितनी है स्टूडेंट? इस केस में मैंने परसेंटेज के पहले दिन बताया था, जब इस तरह से मोर और डिक्रीज हो कुछ मत करो, यहां तो लिखो डिफरेंस, क्या लिखो, और यहां लिखो लास्ट वाली वैल्यू और इंटू कर दो 100। दोनों की सैलरी में कितने का डिफरेंस है, 50 का। 50 का तो है, 100 और 150 में कितने का फर्क होता है? किसकी सबसे सबसे बाद में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? तो इनमें से रवि के मार्क्स कितने, रवि की सैलरी कितनी है, इंटू, ये मैंने मार्क्स की फॉर्म में करवाया था MY01 क्लास में, देखना आप, सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, 100/3 आएगा। 100/3 क्या होता है? ऐसा आया समझ में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से देखेंगे, फिर से देखिए भाई, फिर से देखिए क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मोर और लेस वाला है, सबसे पहले क्या देखना है आपने, डिफरेंस देखना है उन दोनों का, और जो लास्ट वैल्यू लिखी है वो देखनी है, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ रवि मार्क्स, गोपाल मार्क्स से मोर है लेस है, बस यही देखना है, यही फॉर्मूला लगाना है। अब बताओ, और एक तरफ रवि लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो, गोपाल। किसकी सैलरी ज्यादा है, रवि सैलरी गोपाल सैलरी से 50% मोर है, तो गोपाल की अगर 100 मान लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना है दोनों की सैलरी का, 50। लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, रवि, रवि कितना है, 150 इंटू 100, कर लोगे, 33/1/3 आ रहा है। क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, सब कुछ सिचुएशन सेम है। रवि सैलरी 50% मोर देन गोपाल सैलरी, ठीक है। क्या पूछा हुआ इसने, हाउ मच परसेंट गोपाल सैलरी लेस देन रवि सैलरी, है ना। तो मैं क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं, यहाँ रवि लिखा इसने, यहाँ गोपाल लिखा, अगर गोपाल के कितने 100 तो रवि के कितने। स्टेटमेंट क्या है, अभी अभी स्टेटमेंट आपको दिख रही है, गोपाल सैलरी हाउ मच लेस देन रवि सैलरी। क्वेश्चन अगर ऐसा होता, हाउ मच परसेंट, हाउ मच रवि सैलरी, गोपाल की जगह रवि लिख दो, लेस की जगह मोर लिख दो, क्या लिख दो, और रवि की जगह फिर क्या आ जाएगा,
और जब गोपाल की जगह रवि आएगा तो रवि की जगह गोपाल आएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हो भाई? गोपाल, लेकिन एक याद रखना, लेस मोर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, लेस तो मोर होगा ही होगा, क्योंकि ज्यादा तो रवि की ही है। पहले हमने पूछा था गोपाल की कितनी लेस है रवि से, लास्ट में क्या आया था? रवि। अब मैं पूछ रहा हूं रवि की सैलरी कितना मोर है किससे? गोपाल से। तो अब की बार लास्ट में गोपाल आ रहा है, क्या आ रहा है? रवि की सैलरी कितना ज्यादा मोर है किससे? गोपाल से। आप लिख भी लीजिए, हाउ मच परसेंट रवि सैलरी मोर देन गोपाल सैलरी। पर याद रखना क्वेश्चन की सेंस मैंने बदल दी। अब बताओ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो अभी भी 50 है। अरे है कि नहीं? सैलरी में डिफरेंस तो अभी 50, पर लास्ट में अब की बार क्या आएगा? इनटू। कितना फर्क आएगा? अभी तो आंसर ये आ रहा था और अब 50% आ गया। आया कुछ समझ में लॉजिक? तो चाहोगे एनालिसिस करना इन चीजों को। ऐसा नहीं है कि एक वो 33 1/3 आ गया तो दूसरा भी वही आंसर आएगा, नहीं नहीं, वो अलग आएगा। जैसे क्यों आएगा अलग? देखिए सेम तो हो ही नहीं सकता। 2 4 का क्या है? 4 2 से कितना है? 4 से 2 हाफ, हाफ है। और हाफ का मतलब कितना हुआ? मतलब 2 4 से कितना कम है? हाफ। 2 4 से 50% कम है। और 4 2 से कितना ज्यादा है? डबल है। और डबल का मतलब कितना होता है? तो देखो ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। दोनों आंसर अलग, वही तो वैल्यू 2 से 4, 4 से 2, वैल्यू दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए था। 2 से 4 में भी 50 आना चाहिए था, 4 से 2 में भी 50 आना चाहिए था। लेकिन एक आंसर 50 आ रहा है, क्या आ रहा है? 100। उसी तरह हमारा एक आंसर कितना बन रहा है हमारा, और दूसरा आंसर कितना बन रहा है? तो जब वहां दो बन सकते हैं अलग अलग, तो यहाँ क्यों नहीं बनेंगे? नहीं समझ में आया? वहां भी तो अलग अलग आंसर बन रहे हैं। वो छोटा सा एग्जांपल लेके देखो कि 2 4 का हाफ है और 4 2 का डबल है। दो आंसर बोल रहे हो आप। 2 4 का हाफ है, और हाफ का मतलब 1/2 का मतलब आपको सिखाया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में 100 कर मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 2 का हाफ है तो हाफ का मतलब 1/2 इंटू 150। और 4 2 का डबल है तो डबल मतलब 100%। अभी बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते हुए, यस और नो? तो एक बार आंसर 50%, एक बार 100%। 2 और 4 के केस में। अब 100 150 के केस में एक बार आंसर कितना और एक बार आंसर कितना? 33 of 1/3। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रट लीजिए, आप 2 और 4 का एग्जाम्पल देखिए ना, दोनों तरह। हाँ, अगर बिना परसेंटेज के बोल रहे हो, 2 4 से कितना कम है? 2 4 2 से कितना ज्यादा है? दोनों तरफ आंसर कितना आ रहा है? विदाउट परसेंटेज में तो दोनों आंसर ही क्या है? वैसे विदाउट परसेंटेज मैं बोलूं 100 150 100 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? और 150 से कितना कम है? दोनों आंसर में कितने आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। पर ये विदाउट परसेंटेज है ना। क्या है? परसेंटेज में स्टोरी बदल जाती है। जैसे आपके दो आंसर निकले, एक हाफ और एक डबल, तो हाफ को जो परसेंटेज बनाओगे तो ये तो बन गया 50%, और डबल कितना बन गया? डबल हो गया, मतलब वैल्यू 100% निकल जाएगा। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी? ये जो चीजें हैं ये बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक, इनफैक्ट ये इंक्रीज डिक्रीज वाले सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। 9, भाई 9 क्वेश्चन को आप ट्राई करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, आगे करने की जरूरत नहीं है। 10 भी ट्राई करके लाएंगे, बहुत परसेंटेज सिखाया आपको मैंने। हाँ कर दी होगी, रमन सर को दी है मैंने यार। आज आज बोल देता हूँ, एक बार फिर से दे रखी है मैंने सर को, अभी आपके सामने बोल देता हूँ। और एक 11 नंबर, ठीक है स्टूडेंट, अभी इतना ही करेंगे आज, ठीक है? मेरी एक और क्लास है, ठीक है? थोड़ा लेट हो गया मैं, ठीक है? अली हाँ, मतलब कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हुई, हमारी क्लास हो गई आज की, तो मुझे कराना था परसेंटेज को शुरू पीडीएफ में, वो शुरू कर दिया मैंने, ठीक है? लर्निंग, प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ एक साथ कोशिश कर रहे हैं करने की, और इस पीडीएफ से आपको मोर देन एनफ तैयारी हो जाएगी अपने क्वांट को लेकर, ठीक है जी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? थैंक यू वेरी मच।